सुप्रभातम बच्चों। मैं आज कक्षा षष्ठ के लिए संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ बेटा। पहला चैप्टर संस्कृत व्याकरण में क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे बेटा। व्याकरण से हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखने जानते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं। ठीक है, वर्णमाला हम लोग का पहला चैप्टर है। वर्णमाला पहले किसे कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों को, समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को, मतलब जिसका सही ढंग से, व्यवस्थित मतलब सही ढंग से, सही क्रम में रखा गया है, जिसका कोई सार्थक, कोई अर्थ हो, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद हैं? अब देखिए, अब वर्णमाला मतलब वर्णों का समूह। अब वर्ण मतलब सबसे छोटा, सबसे जिसके कोई टुकड़े नहीं हो, लेकिन वर्णमाला में हम टुकड़ा कर सकते हैं बेटा। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके खंड और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णमाला लो, वर्णों का समूह हो गया वर्णमाला। अब वर्ण हो गया सबसे छोटा। और उसके बाद वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसे हम बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हम किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, या जिनका उच्चारण हम ये कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? स्वर्ण वर्ण की संख्याएं बेटा 13 होती है। ओके, और हिंदी में आप लोग कितना जानते होंगे स्वर्ण वर्ण की संख्याएं? 11। देखिए, अब व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण को हमें बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखिए, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जब वो हलंत के साथ रहेगा तब वो स्वतंत्र रूप में रहेगा बेटा, लेकिन जब हलंत नहीं रहेगा तो वो स्वर के साथ रहेगा। ओके, देखिए, जिस व्यंजन में स्वर होता है उसे हम हलंत कहते हैं। जिसमें हलंत नीचे जो लगता है व्यंजन वर्ण के साथ, उसको क्या कहते हैं? जैसे क हमने बोला तो ये स्वतंत्र रूप से व्यंजन हुआ क, लेकिन क बोले तो क्या हो गया? ये व्यंजन स्वर के साथ है, ये स्वर के साथ ही इसका उच्चारण किया गया, इसलिए क बोला गया। ओके, स्वर को जुड़ने पर अजंता कहलाता है। स्वर जुड़ने पर यह क्या हो जाता है? अजंता हो जाता है। ओके, अब देखिए, स्वर व्यंजन को और व्यंजन वर्ण को अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए, स्वर्ण वर्ण की संख्याएं 11 होती है, व्यंजन वर्ण की ये संख्याएं कितनी होती है बेटा? 13 होती है। उसको भी अलग अलग वर्ग में, देखिए, वर्गीय व्यंजन वर्ण को हम अलग अलग वर्ण में बांटे हैं। ठीक है, जिसे वर्गीय कहते हैं। किस वर्गीय में बांटे गए हैं? देखिए, क ख ग घ न, क ख ग घ न, ये एक वर्गीय हुआ। कौन वर्ग हुआ इसका? पहला अक्षर क्या है बेटा? पहला अक्षर क है, तो ये क्या हो जाएगा? कवर्गीय। क्या हो जाएगा? ये कवर्गीय। ओके, इसके अतिरिक्त भी है जो, देखिए, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है। ओके, कवर्ग में आ गया चवर्ग। देखिए, च छ ज झ य, च छ ज झ य, तो पहला वर्ण क्या है? च, तो ये क्या हो गया? चवर्गीय। अतः इसी प्रकार देखिए, क्या हो जाएगा? ट हो गया, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण क्या हो गया? टवर्ग हो गया। ठीक है, त थ द ध न क्या हो गया? तवर्ग हो गया। ये प फ ब भ म पवर्ग हो गया। इस प्रकार हम इसको अलग अलग वर्गीय में बांटे
हुए हैं। उसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त भी हमारे दो होते हैं वर्ण। देखिए अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण में क्या क्या आता है बेटा? य र ल व, य र ल व। शुद्ध उच्चारण के द्वारा ही हम शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना, जितने शुद्ध उच्चारण करेंगे हम लिखेंगे उतना ही शुद्ध रूप से। ऊष्म वर्ण स ह, ऊष्म वर्ण हुआ। इसका देखिए कवर्ग में स ह ऊष्म वर्ण हो गया। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में होते हैं बेटा 5 वर्ण। ठीक है, देखिए क ख ग घ, क ख ग घ, इन सबका उच्चारण क्या हो गया है? कंठ। इसका सबका उच्चारण कवर्ग के क ख ग घ का उच्चारण क्या हो जाएगा बेटा? कंठ। तो इसको क्या कहेंगे? कंठ्य वर्ण, कंठ वर्ग। देखिए चवर्ग में च छ, इसका अंतिम न य ण न म, इनका उच्चारण स्थान बेटा कंठ के अतिरिक्त इसका नासिका भी है। इसको उच्चारण थोड़ा आप करके देखिए, अलग से देखिए। इसका उच्चारण क के जैसा नहीं होगा। अण देखिए ट ठ ड ढ न, जैसे आप देखिए गंगया, गंगया आपने लिखा, गंगया लिखा तो क्या हो गया बेटा? गंगया। तो इसका तालु और नासिका दोनों से संपर्क हो रहा है। ओके, समझ। अब देखिए चवर्ग, चवर्ग में देखिए च छ ज झ य का उच्चारण स्थान च छ ज झ सबका तालु है। इसका तालु है तो इसको क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ग। ओके, तालव्य वर्ण हो गया। ट ठ ड ध न, ट ठ ड ध न, मूर्धा। इसका क्या हो गया बेटा? आप बोल रहे हैं तो देखिए टप ट ठ ड, मुँह से। इस पर किस चीज पर जोड़ हो रहा? मुख से, मुख से। तो इसका मूर्धा, मूर्धा बोलेंगे तो, लेकिन संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? मूर्धय, मूर्धय वर्ण, मूर्धय वर्ण। त थ द ध न, त थ द ध न का उच्चारण में भी बेटा नासिका पर जोड़ दे रहा। दंत इसका उच्चारण, टवर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, दंत है, दांत है। तो इसके संस्कृत में क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण। अब आप देखिए प फ ब भ म का सारे वर्गों का अंतिम 5वां वर्ण जो होगा उसका उच्चारण उस शब्द के अतिरिक्त नासिका का भी उपयोग होता है, क्योंकि इसको बोलने से हमारे अंदर से उष्ण अलग से वायु जुड़ आती है नाक के द्वारा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नासिका का भी इसका सहयोग होता है। इसको हम नासिका, इसको अनुवांशिक भी कह सकते हैं, अनुवांशिक भी कह सकते हैं, दोनों मिला जुला हो गया। इसलिए देखिए अब हमको प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, संयुक्त। अब उसके अतिरिक्त भी एक संयुक्त वर्ण होता है बेटा, जो 2 व्यंजनों के मिलकर बनता है, 2 व्यंजनों के मिलकर जो बनता है वो क्या हो जाता है? संयुक्त वर्ण। जैसे छ को कैसे बनाएगा बेटा? क स प्लस इजिकल टू छ, क स इजिकल टू छ। त्र, त र इजिकल टू त्र। ओके, अब देखिए इस सारे अंत में इन लोगों को क्या कहते हैं हम? अंत। अतः इस सबको क्या कहेंगे संस्कृत में? कंठ्य, तालव्य, मूर्धया, दंत्य एवं ओष्ठ्य वर्ण में रखा जाता है। सबसे सरल इजी भाषा बेटा संस्कृत है, अगर ध्यान से आप पढ़ें। ओके बेटा, नहीं समझ में आएगा मैं फिर आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।